आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजयपाल सिंह साहब, हम सबके बीच में उपस्थित नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय जयदीप बियानी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सोढी साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और पत्रकार साथियों, सर्दी की सुबह सुबह आप सब लोगों को आने का निमंत्रण दिया। आप सब लोग पधारे, उसके लिए मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए आप सबका अभिनंदन और आभार करता हूँ। हिसाब किताब कर लें, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां खंगाल करके बहुत सारे लोगों को उन पर्चियों में जो हिसाब किताब है उसके आधार पर जेल में जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। टीटी साहब को मंत्री बनाने का भी काफी विरोध कर रही है कांग्रेस। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसको विरोध करने की आवश्यकता क्या है? हम तो चाहें तो हम अगर चाहें देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों करें? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 मंथ्स उसको चुन करके आना है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर दे, हम सोढी साहब को मंत्री बना देंगे, 6 महीने बाद देखेंगे उसके बाद कहाँ से इनको चुनाव लड़ाना है। आपके कानून की वजह से सारी सुननी पड़ी है। हम किसी भी चुनाव को गंभीरता के साथ में लड़ें, ये हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमें सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी के साथ में काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह कि जब उनके मुखिया चुनाव के समय में विदेश यात्रा पर जाते हैं, इस तरह का विधान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम सब लोग मिल करके छोटे से छोटे चुनाव को भी उसी गंभीरता के साथ लड़ते हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण विषय, और अच्छा व्यक्ति, सही व्यक्ति चुना जाए, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़े। हम सब लोगों के समन्वित प्रयास उसके लिए हमेशा रहते हैं और रहना भी चाहिए। और जिस तरह की चुनौतियां सामने मैं देख सकता हूँ, एक तरफ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं, दूसरी तरफ बरसात बहुत इरेटिक और इरेगुलर हो गई है, तीसरा पानी की डिमांड निरंतर बढ़ती हुई आबादी के कारण से बढ़ रही है, चौथा बढ़ती हुई इकोनॉमी के कारण से भी पानी की डिमांड बढ़ रही है, बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन के कारण से भी, शहरीकरण के कारण से भी बढ़ रही है। अल्टीमेटली पानी इतना ही सीमित रहने वाला है। तो सभी राज्यों को वाटर यूज एफिकेसी किस तरह से बढ़े, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हमने राज्य सरकार को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत भी और गंग कैनाल दोनों के तहत वाटर यूज एफिकेसी बढ़ाने के लिए कैडब्ल्यूएम के काम के लिए सहयोग दिया है। गंग कैनाल में भी उस पर जितना काम होना, राजस्थान कैनाल पे, इंदिरा गांधी कैनाल पे भी उस पर जितना काम होना चाहिए थे, उस पर उतना काम अभी नहीं हो पाया है। अब तक जो हमने पैसा सैंक्शन किया था उसका लगभग अभी तक जो है वो 1/3 काम ही पूरा हो पाया है, 2/3 काम अभी भी बाकी है। जब ये कैडब्ल्यूएम के काम पूरे होंगे तो हम पानी को ठीक से उपयोग करने के कारण कुछ पानी बचा सकेंगे और हमारी सिंचाई और बेहतर तरीके से की जा सके। आज़ादी के बाद में जब नदियों के जलों को बांटा गया, तो आज भी इस प्रश्न का समाधान मैं इतने वर्षों से एज ए स्कॉलर भी खोज रहा हूँ और भारत का जल शक्ति मंत्री होने के नाते भी इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आज तक सेटिस्फिकेशन नहीं मिला। मैंने प्रोफेसर एनडी गुलाटी, इंजीनियर एनडी गुलाटी की किताब को आद्योपांत पढ़ा है, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के पानी के बंटवारे के समय में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। उस समय के सारे दस्तावेज भी मैंने पढ़े। उस समय की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी ने जिस तरह से भारत के हितों के साथ समझौता किया था कि 80% पानी उस देश को मिला था जो केवल 20% हिस्से के रूप में अलग हुआ था। 80% पानी उनको मिला। 136 MAF पानी टोटल है
उसमें से 32 MAF पानी राजस्थान भारत को मिला, शेष बचा हुआ पानी जो है 104 MAF उनको मिला। मेरे को एक-एक आंकड़े, एक-एक लाइन बाय लाइन याद है। ये जो विषय जिस विषय के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, इसका मूल उद्गम जो है लुधियाना से प्रारंभ होता है। और लुधियाना में जो बुड्ढा नाला और इसके अतिरिक्त 2 ड्रेन से पानी सतलज के दरिया में डाला जाता है, उससे पंजाब के कुछ क्षेत्र को और राजस्थान के में दूषित पानी की समस्या आती है। विषय वर्षों से मेरे संज्ञान में है, क्योंकि मैं सीमावर्ती क्षेत्र में वर्षों तक काम करता रहा हूँ। हमने पहले भी एक NGO के आधार पर न्यायालय में जाकर के भी इसके ऊपर केस जो है वो कंटेस्ट किए हैं। जल शक्ति मंत्री बनने के बाद में पंजाब की तत्कालीन सरकार के साथ बैठ कर के हमने इसकी विस्तृत वृहद योजना बनाई थी। 3 तरह की चुनौतियां इस गंदे पानी में गंदगी के कारक है। एक, लुधियाना का अनट्रीटेड या सेमी ट्रीटेड सूवेज जो सीधा सतलज दरिया में डाला जाता था, शहर का गंदा पानी। उससे बड़ी चुनौती जो थी वो वहाँ जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की और डाइंग की इंडस्ट्रीज है, उनका वेस्ट जो है, जिसमें हैवी मेटल्स भी हैं, हैजार्डस केमिकल्स भी हैं, ऐसा पानी भी अनट्रीटेड दरिया में डाला जाता था। और तीसरा, लुधियाना के आउटस्कर्ट्स में सैकड़ों की संख्या में ऐसी इलीगल डेयरीज हैं जिनका अपशिष्ट भी सीधा इसमें डाला जाता है, जो बहुत बड़ा बायोलॉजिकल लोड जो है इस दरिया के नदी के पानी में जो है वो एडिशन करता है। इसका एक हॉलिस्टिक प्रयास जो है समाधान हो सके, इसको लेकर के 750 करोड़ रुपए की योजना बनी और वो पैसा हमने अपने मंत्रालय से पंजाब सरकार को दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जिस गति के साथ में काम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सरकार परिवर्तित हो गई और जो सरकार अभी बनी है वर्तमान में, पिछली सरकार भी जिस गति से काम करना चाहिए कांग्रेस की, वो नहीं कर पाई, और वर्तमान की सरकार को भी जिस गति के साथ में काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए। हमने अथॉरिटी ऑर्डर एनवायरमेंटल एक्ट के तहत अथॉरिटी ऑर्डर से लुधियाना की नगर पालिका पर 2 बार बड़ा जुर्माना भी इसको लेकर के लगाए। और विधानसभाओं के चुनाव के समय जो बार बार हमने बात कही थी कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के इस अराजकतापूर्ण शासन से और इस शासन में सरकार और सरकार के संरक्षण में किए गए भ्रष्टाचार से त्रस्त है और बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मानस बना चुकी है। तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा करने के प्रयास करने के बावजूद भी, अनेक लोक लुभावनी योजनाओं का पासा फेंकने के बावजूद भी राजस्थान की जनता ने राजस्थान के दूरगामी भविष्य के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर देश आगे बढ़ाए, उस सपने को पूरा करने में राजस्थान अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके, इस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वस्पर्शी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उन सबको धरातल पर हम ठीक से उतार सकें। उन सब योजनाओं को उतारने में जिस तरह से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उन योजनाओं को बेपटरी करने के जो षड्यंत्र किए गए थे, उन सब को दूर कर हर पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में देश भर में इतना महत्वपूर्ण कानून, वैसे ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण कानून जब बनाए गए तब विपक्ष के लोगों ने सुनियोजित रूप से लोगों की भावनाओं को भड़का करके इस तरह से उन कानूनों के कारण से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को क्षीण करने का काम किया। जो गरीब लोग, असहाय लोग पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदू रहते हैं और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर, आस्था के आधार पर राजकीय संरक्षण में
उनके ऊपर अत्याचार होता है, विद्वेष होता है। ऐसे असहाय गरीब लोग अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए भाग करके वहां से अपना सब कुछ गंवा करके हिंदुस्तान में आके शरण लेते थे। और क्योंकि भारत का नागरिकता का कानून ये कहता है कि उसको नागरिक बनने के लिए, एलिजिबल होने के लिए 7 साल का इंतजार करना होता था और उसके बाद उसकी जो है सिटीजनशिप बनने में 15 साल तक लगते थे और उस 15 साल तक वो सड़क पर रहता था क्योंकि उसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता था। न वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, न बैंक खाता खोल सकता है, न कहीं नौकरी कर सकता है, न टेलीफोन ले सकता है, न मोबाइल ले सकता है, न रेल यात्रा कर सकता है, बिकॉज ही डजंट कैरी एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। वो आसमान से टपकते थे और खजूर में अटक जाते थे। अब उन लोगों के सहूलियत के लिए जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मोदी जी की सरकार ने पारित किया। उनमें तो किसी का कहीं कोई लालच नहीं था और उसको लेकर के भी जिस तरह से देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया, गहलोत साहब खुद 20,000 मजहब विशेष के लोगों को लेकर के और पैदल मार्च करते हुए जयपुर की सड़क पर लोगों ने देखा है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को भी डिरेल करने में विपक्ष कहीं नहीं चूकता। अब ऐसे कानून जो 150 साल से इस भारत पर अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए थे और निरंतर चल रहे थे और जिसमें दंड प्राथमिकता थे, न्याय नहीं, उन कानूनों को, उस गुलामी के चिन्ह को मिटाने के लिए जब काम किया है तब ये इस तरह का एक शगुफा छोड़ा गया। 304A में पहले भी मुकदमा दर्ज होता था, 304A में बाद में भी आज भी मुकदमा दर्ज होगा। हिट एंड रन जो है, जो केसेस चाहे सलमान खान के हिट एंड रन के समय में देखे, दिल्ली BMW कांड के समय में देखे, जयपुर में एक कांग्रेस पार्टी के माननीय मंत्री जी के पुत्र ने जिस तरह से हिट एंड रन किया था, कानून बनाते समय संसद की मानसिकता और सरकार की मानसिकता ये थी कि इस तरह के हिट एंड रन केसेस जो अमानवीय भी हैं, उनको डिमोटिवेट किया जाना चाहिए कि कोई टक्कर मार करके उसको लग भी जाए तो गलती से उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाने में का काम करे और अस्पताल पहुंचाने में उसको कोई तरह का भय न हो। इससे मुक्त करने के लिए कानून में जो जिस तरह का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करके और देश भर में एक जो है सुनियोजित रूप से एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही 1-2 स्तर पर वार्ता होने के बाद में हमारे सारे ड्राइवर भाई जितने भी हैं जिनको उकसाया गया है, वो सब लोग इस विषय को समझेंगे भी और समझ करके इसमें उचित निर्णय करें।